पिछली वीडियो में दोस्तों हमने आर्यों के बारे में बात किया था। आर्यों का भारत में कैसे विस्तार हुआ, कैसे आए और विभिन्न जगहों पर कैसे आके बसे, आर्यावर्त कैसे बना, ब्रह्मर्षि और ब्रह्मावर्त सारे जो है एरियाज़ में कैसे डेवलप हुए, उसके बारे में पिछली वीडियो में बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे के विषय में कि आर्यों की भाषा और आर्यों का जो मूल स्थान या जन्म या नस्ल के विषय में जानकारी लेंगे। तो बड़ा कठिन है कहना कि आर्य किसी एक ही नस्ल के लोग थे। नस्लीय दृष्टिकोण से तो ऐसा हुआ क्योंकि वो बहुत दूर से सफ़र करके आए, तो उनका कई नस्लीय और कई देशों से संपर्क रहा, तो वो एक ही नस्ल के नहीं माने जा सकते हैं। वे इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा बोलते थे, जो कि संस्कृत से मिलती जुलती है, और ये भाषा अपने बदले हुए रूप में यूरोप में और ईरान में और भारत में बोली जाती है। कुछ शब्द इनसे मेल खाते हैं, जैसे संस्कृत में पिता को पित्र बोलते हैं, ठीक उसी तरह फारसी में पिता को फिदर बोलते हैं। लातिन या लैटिन में पिता को पाटर बोलते हैं, और अंग्रेजी में हम लोग सब जानते हैं कि पिता को फादर बोलते हैं। तो संस्कृत का पित्र और फारसी का पितर और लातिन का पाटर और अंग्रेजी का फादर, ये सेम है। ठीक उसी प्रकार संस्कृत में जैसे माता को मातृ बोलते हैं, फारसी में मादर बोलते हैं, और लैटिन या लातिन भाषा में माटर बोलते हैं, और अंग्रेजी में मदर। तो इस प्रकार यूरोप और ईरान और भारत में बोली जाने वाली भाषा आर्यों की मेल खाती है। तो इससे पता चलता है कि नस्लीय रूप से एक नहीं थे, ये विभिन्न नस्लों से मिलकर उनका समूह या परिवार या संस्कृति बनी हुई थी। अब आते हैं कि वास्तव में आर्य क्या व्यवसाय करते थे। भारत में आकर जब इन्होंने अपना स्थायित्व बनाया, रहने लगे, तो क्या किया। दरअसल आर्य लोग यहाँ पर जब आए तो जहाँ जहाँ बसते गए, एक तो कबीलों में रहते थे, और इनके पास जानवरों के जो समूह थे वो ज़्यादा होते थे। तो जानवरों को पशुपालन का मुख्य व्यवसाय होता था, और उनकी पारिवारिक जो संरचना थी, कबीला का जो मुखिया होता था उसके नाम पर ही वंश चलता था। यानी जिस कबीले में जो रहता था तो उसका एक मुखिया होता था, जिस कबीले में लोग रहते थे उसका मुखिया होता था, और उस मुखिया के नाम पर ही पूरा वंश चलता था। जैसे वंश के नाम मिलते हैं पुरुजन और अनु। इनके जो है घर घास फूस के और लकड़ी मिट्टी के बने होते थे, क्योंकि अभी अस्थायी तौर पर आके बसे हुए थे, तो पक्के मकानों के साक्ष्य तो मिलते नहीं हैं। एक चीज़ और है कि यहाँ पर रहते हुए इनका संपर्क उन बचे हुए हड़प्पा सभ्यताकालीन लोगों से हुआ, जो अब किसानी करने लगे थे, और उन किसानों को आर्य लोग पड़ी कहते थे। पड़ी, तो उन पड़ी यानी किसान लोगों के यहाँ इनके जानवर खेतों में घुस जाते थे, और उन खेतों में घुसने से इनके जो आपसी संघर्ष होते रहते थे। वो पड़ी जो किसान थे, आर्यों के रंग रूप और वेशभूषा भी, साथ साथ उनकी जो कदकाठी थी वो आर्यों से एकदम अलग थे, क्योंकि वही यहाँ के आज के जो आदिवासी हैं वही हैं। आर्यों से उनका एकदम मेल नहीं खाता था, सारी चीज़ें डिफरेंट थी। इनके संघर्ष से धीरे धीरे पहले कुछ लड़ाइयाँ होती थीं, भाषा और बहुत सारी चीज़ों में विभिन्नता थी। इनकी भाषा कुछ और थी, इनकी भाषा कुछ और थी, पौड़ी जो किसान थे। फिर धीरे धीरे वस्तुओं का लेना और देना आपस में
हुआ और इसके बाद इनकी वो मदद भी करने लगे। आर्यों के पास गायें होती थीं, जानवर होते थे, जिससे चीज़ें बनी, जैसे दूध है और दूध से बनी हुई चीज़ों का वो इस्तेमाल करते थे। पाणी जो होते किसान होते थे वो इनको गेहूँ वगैरह दे देते थे और उसके बदले में दूध वगैरह ले लेते थे। तो इस तरह सांस्कृतिक मेल मिलाप हुआ आर्यों का। आर्य लोग इस समय कृषि धीरे धीरे बढ़ाने लगे थे और कृषि कार्य भी शुरू कर दिए थे। इन्होंने जौ का उत्पादन शुरू किया। जौ की रोटी, मक्खन, फल, सब्जी, छाछ और शहद इत्यादि चीज़ों से ये यहाँ तक परिचित हो गए थे। अब अगले बात हम करते हैं आर्यों के जन। आखिर ये जन है क्या? और आर्यों के जो सामाजिक ढांचा था, पारिवारिक ढांचा था, प्रशासनिक ढांचा था, वो क्या था? वैदिक काल में कई परिवार मिलकर गोत्र का निर्माण करते थे। यानी परिवार सबसे छोटी इकाई होता था और कई परिवारों को मिलाकर जो परिवारों का समूह होता था उसको गोत्र कहते थे। और कई गोत्रों को मिलाकर एक विष का निर्माण करते थे और उस विष का जो मुखिया होता था, प्रमुख व्यक्ति होता था, उसको विषपति कहा जाता था। इसी प्रकार कई विष को मिलाकर एक जन होता था और उस जन का जो प्रमुख होता था उसको जनपद कहा जाता था। जनपद। ऐसे ही कुछ जन के नाम मिलते हैं, जैसे पूर्वजन प्रमुख है। इसकी जानकारी वैदिक साहित्य में मिलती है। अगर कोई इनके पास समस्या होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे, तो ये आपस में मिल बैठकर सुलझाते थे और एक सभा करते थे। सभा में लगभग 70 से 80 लोग बैठते थे और इन 70 से 80 लोगों में 5-6 लोग अलग आसन में बैठते थे जो प्रमुख होते थे और इनसे अपेक्षा की जाती थी। ये जो 5-6 लोग अलग बैठते थे, ये हर किसी न किसी मामले में अन्य जो 70-80 लोग होते थे उनसे श्रेष्ठ होते थे। कहीं उम्र में बड़े होते थे, कहीं उनके पास संसाधन ज़्यादा होते थे, गायें ज़्यादा होती थी, और भी चीज़ों में वो उनसे श्रेष्ठ होते थे, तो उनको विशेष स्थिति प्रदान की जाती थी और वही डिसाइड करते थे। ये जो 5-6 लोग होते थे इनको राजन्य कहा जाता था और यही लोग डिसाइड करते थे। घटना का सुनना घटना को और उस घटना को सुनने के बाद डिसीजन लेना, ये इनका काम होता था। बाकी जो लोग थे, इन 5 से 6 लोगों के अलावा जो लोग होते थे उनको विष कहा जाता था। तो इस तरह ये अपने सामने आने वाले झगड़े विवादों को सभा के द्वारा राजन्य के माध्यम से विष के सहयोग से डिसीजन लेते थे। और कभी कभी इनमें युद्ध भी होते थे। दरअसल जैसे कि पहले से मालूम है और आज भी जो ब्राह्मण साहित्य है उसमें गाय का बहुत बड़ा महत्व है और उस समय वैदिक संस्कृति में भी गाय को बहुत महत्व दिया गया था। तो ये चीज़ वहीं से आई है। जन के लोग हमला करके दूसरे की गायों को भगा ले जाते थे, ये उनके आपसी झगड़े होते थे और आर्यों के बीच ही विवाद हो जाते थे। युद्धों का कारण होता था वही बस पशुओं की चोरी या जिसके पास ज़्यादा पशु होते थे तो उससे ईर्ष्यावश अन्य विवाद उत्पन्न होते थे। इसी को लेकर युद्ध होता था। युद्ध के समय क्या होता था, जाहिर है कि एक जन का दूसरे जन से क्लेश होता था तो जन का जो प्रमुख होता था, मुखिया होता था, उसके नेतृत्व में, उसके लीडरशिप में लड़ाई लड़ी जाती थी। जो राजा चुना जाता था उसका मुख्य उद्देश्य यही होता था कि युद्ध में लड़ाई को जीतना है। इसके साथ ही ये जो कबीले होते थे उनकी सुरक्षा राजा करता था। कबीलों की सुरक्षा का जो जिम्मेदारी थी वो राजा के होती थी। राजा का पद जो है वंशानुगत नहीं होता था।
उस समय तक वंशानुगत नहीं था। योग्यता के आधार पर राजा बनाए जाते थे। आगे हम बात करते हैं यज्ञ और वेद। यज्ञ क्या होते थे? आर्य लोग शुरुआत में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, चूँकि देव और दस्यु या दैत्य, असुर, सुर और असुर, देव और दैत्य, ये कल्पना आर्यों की कल्पना है और आर्यों ने उस समय इस चीज़ को मूर्त रूप दिया। उनका मानना था कि देवताओं की स्तुति करने से, पूजा पाठ करने से देवता प्रसन्न होते हैं और उनको सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। बाद में वो यज्ञ करने लगे और यज्ञ का जो रूप आया बाद में कर्मकांड में बदला और यज्ञ कराने वाले पुरोहित हुए, जो उनका काम ही था केवल यज्ञ कराना। यज्ञ व्यक्तिगत भी होते थे और सामूहिक हुआ करते थे। इसमें पुरुष और महिला दोनों की बराबर की सहभागिता होती थी। ये प्रारंभिक वैदिक काल की स्थिति थी जिसमें महिलाओं का सम्मान पुरुषों के बराबर था। बाद में जो भी हुआ बहुत ज़्यादा अंतर आया, लेकिन अभी तक प्रारंभिक वैदिक काल तक, ऋग वैदिक काल तक स्थिति ठीक थी। यज्ञ में क्या होता था? भेंट या चढ़ावे के रूप में चीज़ें दी जाती थी, जो देवताओं को मंत्र उच्चारण के समय के साथ साथ बलि दी जाती थी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। इस तरह यज्ञ आर्यों का एक बहुत बड़ा विशेष प्रयोजन होता था। यज्ञ में पशुओं की बलि भी देते थे और आगे जब हम बात करते हैं तो इनके देवता भी हुए। इंद्र आर्यों के सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्रिय माने जाने वाले, जो उन्हें युद्ध में विजय दिलाते थे, इंद्र थे। तो इंद्र को बहुत मानते थे, इंद्र की पूजा बहुत की जाती थी। आज के समय में तो इंद्र तो केवल बारिश कराने वाले के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उस समय ऋग वैदिक काल में इंद्र बहुत शक्तिशाली माना जाता था और युद्ध में विजय दिलाता था। जितने भी वेद में मंत्र वगैरह पढ़े जाते थे और बोले जाते थे, ये तो संस्कृत भाषा में हुआ करते थे और सारे मंत्र ये ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋग्वेद में वैसे हाँ, वैदिक परंपरा में जो चीज़ें थी पहले लिखी नहीं गई, सुनी सुनाई थी। बाद में इनको रचना की गई। बाद में जो मंत्र पहले बोले जाते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको कंठस्थ कराया जाता था और याद रख के इन्हें बोलते थे। बाद में वेदों की रचना हुई और क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनकी रचना हुई। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये बाद में लिखे गए और ऋग्वेद जो कि मूल रूप से वो खुद ही दो पार्ट में डिवाइड है। एक है पूर्व वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेद को ही दो भाग में बांटा गया, ऋग वैदिक काल, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इस प्रकार वेदों में ईश्वर से प्रार्थना की जाती थी। ईश्वर से प्रार्थना की जाती थी कि अच्छी वर्षा हो, अच्छी धूप खिले, अच्छी फसल हो। इस तरह काल्पनिक देवी देवताओं को मानने की परंपरा वैदिक लोगों में थी और वेदों में जो मंत्र, गायत्री मंत्र माना जाता है आज भी, जिसका उच्चारण यज्ञों में होता है और पूजा पाठ के दौरान भी करते हैं, उसका बहुत महत्वपूर्ण गायन ये लोग पूर्ण रूप से करते थे। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि राजा का चुनाव कैसे होता था, राजा के दायित्व क्या होते थे, क्या करता था राजा। तो आज की वीडियो यहीं तक। इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि आर्यों के बारे में, प्रारंभिक आर्यों के बारे में, सामाजिक संगठन के बारे में, उनके दैनिक जीवन के बारे में और उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उनकी जो नस्लीय संबंधी
शुद्धता के बारे में जो संभावनाएँ व्यक्त की जाती हैं, क्या वो वास्तव में एक नस्ली थे या कई नस्लों से संबंधित थे, तो ये निश्चित नहीं था। तो इन सबको समाप्त करते हुए और हम चाहेंगे कि हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और सुनें, शेयर करें, जिससे ये जानकारी सबको मिल सके। धन्यवाद।